जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे केस मेमोरी के बारे में। देखिए, केस मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इसमें लिखा भी है कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। आप इतना समझिए कि जब भी प्राइमरी मेमोरी का बारे में जिक्र किया जाएगा तो वो रिलेटेड होगा किससे? प्रोसेसर से, क्योंकि वो सारी मेमोरी प्रोसेसर से ही कनेक्टेड होती है, तभी जाकर के हम उसको प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और यहाँ पे लिखा है ये प्रोसेसर में पहले से इनबिल्ट होती है, लगी होती है, और प्रोसेसर और रैम के बीच में वर्क करती है। यह जो मेमोरी होती है वो पहले से ऑलरेडी प्रोसेसर में लगी होती है और यह प्रोसेसर और रैम के बीच में वर्क करती है। और यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है। और फिर कह रहा है कि और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है। और जब हम उस डाटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता, केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है। जैसे मान के चलिए, एक प्रकार की जो केस मेमोरी आपकी होती है, केस मेमोरी को बोला जाता है एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और वो प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करती है। और ये कंप्यूटर की इतनी फास्ट मेमोरी होती है कि जैसे मान के चलिए कि जब आप लैब में जाकर के कोई डेटा आप सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो उस केस में केस मेमोरी वो डेटा सबसे पहले आपके पास लेकर के आने का काम करती है। जैसे मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने कुछ कंप्यूटर पे काम किया, आपने उस डेटा को सेव कर दिया। कल की डेट में अगर आप आते हैं और उस डेटा को ओपन करते हैं तो इस केस में केस मेमोरी वो सबसे पहले आपके पास डेटा लेकर के आती है। ये कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि जब भी हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता और केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है। और केस मेमोरी रिसेंट में हो रही डाटा का एड्रेस को होल्ड रखती है और इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जा सकता है। जो करंट में जो आपका वर्किंग हो रहा होगा उस डेटा को थोड़े समय के लिए होल्ड पे रख देगी और जो आप डेटा सर्च कर रहे होंगे उसको सबसे पहले लेकर के आने का काम केस मेमोरी करेगा। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा केस मेमोरी में ही सर्च करता है। जैसे मान के चलिए आप लैब में गए और आपने कोई डेटा सर्च किया, तो इस केस में जो केस मेमोरी होता है वो आपकी डेटा को सर्च करने के लिए सबसे पहले हेल्प लेता है किसका? प्रोसेसर का। और ये कह रहा है कि प्रोसेसर सबसे पहले, जो प्रोसेसर आपका डेटा जो लेके आता है, ये सबसे पहले केस मेमोरी में सर्च करता है। अगर केस मेमोरी में मिल जाता है तो सही है, अगर केस मेमोरी में नहीं मिलता है तब जाकर के वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सर्च करता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि अगर मिलता है तो सही कर है कि रैम में सर्च करता है और इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यह प्रोसेसर का ही एक पार्ट। अब देखिए इसी केस मेमोरी को हम सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्योंकि ये सीपीयू का एक पार्ट है और सीपीयू में ही प्रोसेसर पाया जाता है और ये प्रोसेसर होता है आपका मदरबोर्ड और ये सीपीयू में ही जुड़ा रहता है, इसलिए हम इसे प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते। अब चलिए, अब अगला ऑप्शन आता है क्या? केस मेमोरी को समझने का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए कि ये डॉक्टर साहब, ठीक है ना, और इनके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है और एक पेशेंट यहाँ पर बैठा हुआ है जो ये सेकंड नंबर का पेशेंट। ध्यान से समझिएगा, एक पेशेंट, एक डॉक्टर साहब है और इनके सामने पेशेंट बैठा हुआ है, पहला पेशेंट, और दूसरा पेशेंट थोड़ा सा दूरी पे बैठा हुआ है। अब देखिए, अगर डॉक्टर साहब सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट नंबर 1 से सबसे पहले बात कर सकते हैं क्योंकि वो उनके पास बैठा हुआ है, उनके केबिन के अंदर बैठा हुआ है। समझ में आ रही है ना? तो ये देखिए, अब इससे जब बात हो जाएगी, इसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तब ये पेशेंट जब आएगा तब जाकर के ये दूसरा पेशेंट जब जाएगा तब इससे ये बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये इनके चैम्बर से बाहर। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अगर हम जो है इसको हम सीपीयू मान ले तो क्या इसको हम जो है केस मेमोरी कह सकते हैं? बोलिए, क्योंकि ये सीपीयू के बहुत ही करीब है, इसको हम केस मेमोरी के नाम से जाने। और वही अगर इससे नहीं हो पाता तो इसको हम बोलते हैं रैम।
इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस लगा करके बनाया गया। देखिए सबसे पहले सीपीयू डेटा सर्च करेगा किसमें, केस मेमोरी में। अगर केस मेमोरी में मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो यही डेटा सर्च करने के लिए चलाएगा कहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। यही मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको समझाया। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, ये भी प्राइमरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को भी प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं। अगर एक्चुअल में हम बात करें तो कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। कौन सा मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। और कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क का एक पार्ट है, और आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। और कह रहा है कि जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस कम हो जाता है। जब सिस्टम पे वर्किंग होती है तो कभी कभी रैम का स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर कह रहा है कि तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। अब एक बात बताइए, जब इसमें रैम का स्पेस कम हो जाएगा और उस केस में हम डेटा उसमें रखेंगे तो डेटा हमारा क्या होगा, लॉस होने से बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसके लिए जब हमारा डेटा जब लॉस होने की कैटेगरी पे आ जाता है, उस केस में वर्चुअल मेमोरी उस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए ये वर्चुअल मेमोरी आपका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें लिखा है ना, कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। आखिर एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत कब आएगी, कि हमारा डेटा लॉस ना हो, उसको बचाने के लिए। कह रहा है कि तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, और ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध कर देता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि आपके सिस्टम पे कभी कभी वर्किंग होती है तो कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है। इस केस में रैम के जो स्पेस कम हो जाते हैं, यानी कि उस केस में डेटा लॉस होने की भरपूर संभावना होती है, और उसी डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए वर्चुअल मेमोरी वहां पे आ जाता है, और वर्चुअल मेमोरी आसानी तरीके से उस डेटा को कैप्चर कर लेता है। समझ में आया। अब चलिए इसमें लिखा भी है, देखिए इसमें बताया जा रहा है वर्चुअल मेमोरी के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी, कह रहा है कि पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज रिजर्व एज रैम। एक प्रकार का पार्ट होता है किसका, हार्ड डिस्क का, और रिजर्व होता है किसके लिए, रैम के लिए। और सेकंड लिखा है, कह रहा है कि व्हेन रैम मॉड्यूल्स बिकम फुल द सीपीयू एक्सेस द हार्ड डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। कह रहा है कि जब रैम का स्पेस फुल हो जाता है तो उस केस में सीपीयू से कह रहा है कि हार्ड डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा, यानी कि उस केस में इस डेटा को रिट्राइव यानी कि खोने से बचाने के लिए यह वर्चुअल मेमोरी आपका काम करता है। और फिर लिखा हुआ है स्लोअर देन रैम, ये रैम से क्या होता है, स्लो होता है। अब चलिए अगला जो मेमोरी आता है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब आपको पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको जाना जाता है किस नाम से, ठीक है ठीक, कल आएंगे। ठीक है ठीक। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा टेम्पोररी नहीं परमानेंटली स्टोर होता है। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, प्राइमरी के बारे में, कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो मैंने आपको बहुत सारा ऑप्शन बताया कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है, और ये एक प्रकार का जो है प्रोसेसर का पार्ट्स होता है। और उस केस में मैंने आपको रैम के बारे में बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी भी बोला जाता है, उसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, उसको फिजिकल मेमोरी भी बोला जाता है, प्लस उसको डिस्प्ले मेमोरी भी बोला जाता है। इसलिए अब टेम्पोररी मेमोरी किस लिए बोला जाता है, क्योंकि डेटा परमानेंट नेचर में स्टोर नहीं होता है। और वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस होने की भरपूर संभावना होती है। संभावना नहीं, वो डिलीट ही हो जाती है। इसके बाद से मैंने आपको रोम के बारे में पढ़ाया था, और रोम का पूरा नाम मैंने बताया था कि रीड ओनली मेमोरी होता है, या ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में चल करके इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया,
उसके बाद से हमारे पास पी रोम आया। तो पी रोम की ये कंडीशन रही कि पी रोम पहले से ब्लैंक होता था, उसमें हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन ये प्रोसेस मात्र एक ही बार कर सकते थे। उसके बाद से ई रोम आया, और ई रोम का ये कंडीशन रहा कि उसमें पहले से प्रोग्राम भर करके रखा गया होता था, उस पहले वाले प्रोग्राम को हम डिलीट करके एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन ये भी प्रोसेस मात्र एक ही बार कर सकते थे। उसके बाद से ई रोम आया, और उस कंडीशन में ये रहा कि हम उसमें जितनी बार चाहें उतनी बार पुराने प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं और नए प्रोग्राम को डाल सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं। और उसके बाद से क्या आया, उसके बाद से आपके पास केस मेमोरी आया। केस मेमोरी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। उसके बाद से वर्चुअल मेमोरी आया, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका क्या, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। और देखिए इसमें लिख रहा है, कह रहा है कि ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है, मतलब इसमें जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा डिलीट होने की कोई संभावना नहीं। समझ में आ रहा है ना? परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, और टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थाई। नहीं बोला जाता है कि ये तो टेम्पोररी वर्क के लिए रखा हुआ है, ये कुछ समय के लिए वर्क के लिए रखा हुआ है, बाकी इसके बाद से कोई इसका भरोसा नहीं। लेकिन जो परमानेंटली होता है उसके बारे में बताया गया, नहीं नहीं ये परमानेंटली वर्क के लिए रखा गया, हमेशा हमारे वहां काम करेगा। समझ में आ रही है ना? तो सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंटली के नाम से जाना जाता है, और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है, और इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं, और यह डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है। और कह रहा है कि इन्हें आप सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, और ये मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव। इतने सारे ऐसे मेमोरी हैं जिसको रखा जाता है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। अब चलिए, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर एचडीडी क्या होता है? तो एचडीडी का फिगर मैंने दिखाया था, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? हार्ड डिस्क जो इतना बड़ा सा नहीं था, इतना बड़ा लगभग था हार्ड डिस्क। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आता है हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। कोई जाइए उसमें से लेके आइए हार्ड डिस्क होगा, तो जो ड्रॉ खींचने वाला है ना वहां पे टेबल पे जो बना हुआ है उसी में हार्ड डिस्क होगा। अरे उधर उधर उसी में हार्ड डिस्क होगा। इसके बारे में दिखाया था, यही हार्ड डिस्क होता है, यही हार्ड डिस्क होता है। ये कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इस मेमोरी का प्रयोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये कंप्यूटर सिस्टम की सबसे, अगर देखा जाए ये जो मेमोरी होता है ये कंप्यूटर में परमानेंट स्टोरेज रखती है, और इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में मेन मेमोरी होता है, और इसमें जो डेटा स्टोर होगा, देखिए इसमें लिखा भी है, मैं बता रहा हूं आपको, 160 जीबी का डेटा स्टोर होगा। समझ में आ रहा है ना? और इसी के स्थान पे या तो हम हार्ड डिस्क लगाएं, नहीं तो हम एसएसडी लगाएं। एसएसडी का भी फिगर मैंने दिखाया था, जब तक हम डिलीट ना करें, जब तक हम डिलीट ना करें। कहानी खराब होगा इलेक्ट्रॉनिक से सबसे ज्यादा तो ही खराब होता है कंप्यूटर में, सबसे ज्यादा तो ही खराब होता है। ये भी खराब होता है, लेकिन कब? तो जैसे मान के चलिए कि इसको जैसे बार बार फॉर्मेट किया जाएगा, तो इस केस में इसमें भी दिक्कत आती है। 160 जीबी का है, वैसे 500 जीबी तक का भी ये आता है। तो चलिए हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, और यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, जिस पर डेटा अस्थायी रूप से सेव होता है। अब देखिए नॉन वोलाटाइल इसको भी बोल दिया गया, और भी किसको नॉन वोलाटाइल बोला गया? देखिए रोम को भी नॉन वोलाटाइल बोला गया, और हार्ड डिस्क को भी नॉन वोलाटाइल बोला गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है?
उसमें जो है डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए उसको नॉन वोलाटाइल बोला गया है, और इसको नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला गया है क्योंकि डेटा इस पे अस्थायी रूप से सेव होता है। अब चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब अभी तो हमको लग रहा है कि एसएसडी बाद में आया है, उसके पहले हार्ड डिस्क ही आपका था। हार्ड डिस्क का सबसे ज्यादा प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए करते थे, इसलिए इसमें प्रचलित डिवाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो या ना हो, एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। समझ में आ रहा है ना? अभी पहले समझ कह रहा है कि हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम के बने एक या अधिक पतले डिस्क यानी कि प्लेट होते हैं, जिसमें चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर सॉफ्ट में लगे होते हैं, और प्रत्येक डिस्क में डेटा रीड राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है, और जब भी डेटा को रीड राइट करना होता है तो डिस्क तेजी से घूमते हैं, और इनके घूमने की गति को रिवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। ये सब इसकी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसमें देखिए बहुत सारा ट्रैक भी बना होगा, इसमें बहुत सारा ट्रैक बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे ट्रैक भी बने हुए हैं, और इसमें बहुत सारे सेक्टर भी होते हैं, और प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट तक का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसमें सब स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि इनके जो घूमने की जो गति होती है उसको कह रहा है कि रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि आरपीएम में मापा जाता है, इसकी गति की बात हो रही है। और फिर कह रहा है कि डिस्क जितनी तेज गति से घूमते हैं, रीड राइट भी उतना ही फास्ट होता है, यानी कि डिस्क जितना तेज गति से घूमेगा उतना ही फास्ट किसी डेटा को पढ़ पाएगा, और उतना ही फास्ट किसी डेटा को टाइप भी कर पाएगा। और फिर यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए 7200 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क 5400 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में डिस्क ट्रैक में बटे होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में क्या होते हैं, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक ट्रैक में छोटे छोटे सेक्टर भी होते हैं, और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। क्योंकि बाइट की बात हो रही है, जीबी से छोटा है कि बड़ा है? बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैंने अभी आपको बताया, केवल हार्ड डिस्क के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद से अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका क्या, एफडीडी। देखिए एफडीडी का पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि मैं दिखा सकूं, क्योंकि देखिए कह रहा है कि यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है, और पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। आज इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन पहले के समय में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए एफडीडी का ही प्रयोग किया जाता था। और इसकी साइज कितना होता था? 1.44 MB। MB की बात हो रही है, जीबी से छोटा है कि बड़ा है? बहुत छोटा। 1024 MB बराबर 1 GB होता है ना, और इसमें लिखा है 1.44 MB। अब इसके पास लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच और 3.5 इंच की होती है। 5.25 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क को मिनी के नाम से जाना जाता है, और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को माइक्रो फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसके साइज के आधार पर इसका नाम दिया गया। अगर 3.5 इंच का एफडीडी है तो उसको माइक्रो बोलते हैं, अगर 5.25 इंच का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिनी बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो आता है वो है आपका क्या, सीडी। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या सीडी और डीवीडी का नाम आपने सुना होगा ना? आज तो मान के चलिए कि मोबाइल में ही बहुत सारा मूवी मिल जा रहा है, क्यों? नेट की अधिकता होने की वजह से हम ऑनलाइन देख ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले वही सीडी और डीवीडी के माध्यम से हम क्या करते थे? मूवी को देखने का काम करते थे। क्या आज इसका प्रचलन है? लेकिन बहुत कम है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में जैसे आपको ड्राइवर वगैरह डालना हो, ठीक है ना, कंप्यूटर में ड्राइवर डालना हो या एंटीवायरस वगैरह डालना हो, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और एक बार अगर हम उसका यूज कर लेंगे तो दोबारा में वो किसी काम का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना?
तो सीडी के बारे में बात हो रही है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और देखिए कह रहा है कि यहाँ सीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। अब एफडीडी से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। उसमें 1.44 MB था, लेकिन इसमें 783 MB की डेटा स्टोर हो सकता है। और कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई होती है 1.2 mm तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है। और ये भी कह रहा है कि जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सीडी रोम हो गया, सीडी आर हो गया, सीडी आर डब्ल्यू हो गया। अभी मैंने जो रोम में आपको पढ़ाया है बस उसी के जैसा इसका भी स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सीडी रोम में जो डेटा सॉफ्टवेयर होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और फिर कह रहा है कि सीडी आर में हम एक बार डेटा व सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं तो फिर दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और फिर कह रहा है कि सीडी आर डब्ल्यू में जितनी बार चाहे उतने बार डेटा व सॉफ्टवेयर डिलीट किया जा सकता है व स्टोर भी किया जा सकता है। और इसी से मिलता जुलता आपका क्या है, डीबीडी। और डीबीडी के पूरा नाम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और ये भी मिलता जुलता है बस सीडी के जैसा, बस दोनों की स्टोरेज की कैपेसिटी में बस अंतर आ जाता है। इसमें 4.7 GB तक का डेटा स्टोर होता है और जबकि सीडी में 783 MB तक का डेटा स्टोर होता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। बाकी जिस तरीके से ये काम करेगा उसी तरीके से वो भी काम, पर दोनों आएगा किसके अंतर्गत, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। अब चलिए इसके बाद से आता है एसडी कार्ड। और एसडी कार्ड का पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। जैसे आज क्या है, मोबाइल में इतना ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी दे रखा है कि अलग से हमको एसडी कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों सो रहे हो? आपने नाम सुना होगा चिप के बारे में। चिप याद है? चिप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मोबाइलों के डिवाइसों में किया जाता है। लेकिन उसमें जो है अगर कंप्यूटराइज अगर उसमें आपको कुछ भरना है, अपनी कंप्यूटर में कुछ डेटा रखा हुआ है मेमोरी में आपको भरना है, तो इसके लिए उसमें कार्ड रीडर का हेल्प लेना होता है। कार्ड रीडर में हम मेमोरी कार्ड को लगाते हैं और तब जाके कार्ड रीडर को हम किसमें लगाते हैं, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाते हैं, तो अपने कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डेटा को हम आसानी तरीके से उसमें ले पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन पहले मेमोरी का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। क्या आज इसका प्रचलन है? वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कैमरा वगैरह होता है उसमें भी यही लगता है। लेकिन आजकल के क्या है, कोई भी रिकॉर्डर वगैरह आ रहे हैं सब, तो सारा का सारा डेटा आपको पेन ड्राइव में करके दे दे रहे हैं। पहले ये होता था कि कैसेट बनाओ, उस कैसेट को खूब अच्छे से मतलब खूब अच्छा से उसमें कॉम्बिनेशन बनाओ, वॉलपेपर वगैरह लगाओ। लेकिन आज एडिटिंग करके और मात्र एक पेन ड्राइव में आपको करके दे दिया जाता है। तो ये मेमोरी कार्ड है। इसमें लिखा है कि एसडी कार्ड को मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसका पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। और कह रहा है कि इसका प्रयोग सभी प्रकार के मोबाइल के डिवाइसों में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है और इसे कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि एसडी कार्ड से मिलता जुलता एक और कार्ड है मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। और कह रहा है कि किंतु दोनों में थोड़ा अंतर होता है। एसडी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी फॉर्मेट है और जबकि एमएमसी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी स्टैंडर्ड है। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो क्या है, एसडी कार्ड क्या है, फ्लैश मेमोरी स्टैंडर्ड है कि कार्ड है, फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो हम यूज करते हैं, जो हम अपने मोबाइलों में लगाते हैं। बाकी इसका प्रयोग कैमरे वगैरह में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और कह रहे हैं कि एसडी कार्ड भी वर्तमान में अपनी स्टोरेज क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। जैसे मान के चलिए कि मोबाइल की दुकानों पे हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 4 GB का मेमोरी कार्ड आप दे दीजिए, लेकिन वो 4 GB का मेमोरी कार्ड किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें मेमोरी कार्ड को 3 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SDSC, SDHC और SDXC। अब तीनों की स्टोरेज की कैपेसिटी देखिए। कह रहा है कि जो SDHC होते हैं उनकी कैपेसिटी 4 GB से लेकर के 32 GB होती है। यानी कि 4 GB से लेकर के 32 GB तक का मेमोरी है, उसका नाम क्या होता है, SDHC होता है। और फिर कह रहा है कि जो 64 GB से लेकर के 2 TB होता है इसका नाम SDXC होता है। और 128 MB से लेकर 4 GB तक होता है इसका नाम SDSC होता है। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। देखिए स्टोरेज की कैपेसिटी के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया और ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है। ठीक है ना, दे देगा उसमें और कहेगा कि SDHC में मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है।
या ऐसे भी दे देगा 64 GB से 2 TB किस प्रकार की मेमोरी है, या 4 GB से 32 GB तक की मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, या 128 MB से 4 GB तक का मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, तो उसमें आपको ट्री करना होता है। अब चलिए लास्ट आपका आता है, वो है आपका क्या, पेन ड्राइव के बारे में पता ही है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी पेन ड्राइव आ रहे हैं कि कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा अपने पेन ड्राइव में अगर आपने लिया है तो आप उसको मोबाइल में भी लेके जा सकते हैं OTG के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका मेमोरी है जो मैंने आज पढ़ा के खत्म की। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब कहाँ तक मैंने लिखवाया था?